आज जो है ये आपका लेक्चर 1 है। आपको यहाँ पे क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपको जो फर्स्ट टॉपिक मिलेगा वो स्टेट ऑफ मैटर, डिवीजन ऑफ मैटर, इसके बाद उसमें होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड, समथिंग समथिंग जो आपने 9th में पढ़ रखा है। तो अगर आपको वो पढ़ना है तो आप 9th के लेक्चर में जाके देख सकते हो। बेसिकली मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा जहाँ से आपको 11th स्टार्ट होता है। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, इसके भी 2 लॉ ऑफ डाल्टन के पोस्टुलेट्स में पढ़ चुके हो, पर आपने उस पर क्वेश्चंस नहीं किया था और ना ही उनको देखा था। तो यहाँ पे जो है हम उसको सारे लॉज को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। हालांकि 5 लॉज हैं जो आपको पढ़ने हैं 11th में। तो 1 बाय 1 करके मैं उनको डेफिनेशन भी देता जाता हूँ और फिर उनको समझाता भी जाता हूँ, और उन पे जो सवाल बन सकते हैं उस तरीके के सवाल भी आपको कराता हुआ चलूँगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला जो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है, इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का मतलब क्या है? जब भी 2 केमिकल्स या फिर 2 एलिमेंट रिएक्शन करते हैं, कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो उस समय कौन कौन से रूल वैलिड होते हैं उन्हीं के बारे में जानना है। तो जो सबसे पहला रूल होता है और जिसको आप अभी जानते होंगे, वो पहला रूल क्या है? वो पहला रूल है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसको दिया था लेवाजियर ने। कब दिया था? 1774 में। ठीक है, इसको साइंटिस्ट का नाम था लेवाजियर, इन्होंने दिया था 1774 में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है? इसको मैं लिख देता हूँ, इन एनी, डेफिनेशन आपको कहीं भी मिल जाएगी, बस इसका मतलब समझना है, आपको आती भी होगी। इफ एनी फिजिकल और केमिकल चेंज occur, then mass of reactant, जो भी मास आपने लिया है रिएक्टेंट का, विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपने 10th में देखा था क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा दूँ मोटे मोटे तौर पे। इसको बोल सकते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएट और नॉट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब ना ही मास को बनाया जा सकता है ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। अब हो सकता है वो एनर्जी में चेंज हो या किसी में भी चेंज हो। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन है। अब इसकी मतलब समझते हैं क्या है। जैसे मान लो मैंने कोई ए लिया और ये बी और ये बनाता है सी प्लस डी, कोई केमिकल रिएक्शन हुई और यहाँ पे कुछ ऐसा बना। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर मान लो मैंने 2 ग्राम इसको लिया है और 3 ग्राम इसको लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये 4 ग्राम बनता है तो ये 1 ग्राम बनेगा। क्यों? दोनों का मास इक्वल होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इस एरो के इस साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट और इस साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यानी मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इक्वल टू मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी। तो इसमें आपको कई बार सवाल भी पूछ देता है। सवाल कैसा होगा? हालांकि आपको यहाँ पे ABC लिखा हो या फिर कुछ भी लिखा हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको 3s2 प्लस n2 गोज ऑन 2ns3। ठीक है, इस तरीके की रिएक्शन दिया और इसने हमें यहाँ पे लिख दिया कि ये 40 ग्राम है। ठीक है, और ये बनता है 53 ग्राम। जस्ट लेट रिज्यूम। तो ये कितना होगा? नाइट्रोजन कितना होगा? सिंपल सी बात है, इन दोनों को जोड़ के मान लिया x ग्राम है, तो इन दोनों को जोड़ करके हमारे पास कितना आना चाहिए प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ से x बराबर, ऐसे कभी कभी सवाल आएंगे आपको, तो ये बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, तो इस तरीके के जब भी सवाल आए तो आप इसके मास को इसके मास के बराबर करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब इसमें कुछ छोटी मोटी बातें देख लेते हैं जिसकी ज़रूरत है हमें।
जैसे मान लिया कोई हमने ए और बी लिया, पर ए और बी पूरा खर्च नहीं हुआ। एक तो केस यहाँ पे जो लिया गया, इसमें क्या लिया गया है कि ए और बी पूरा खर्च होकर सी और डी में बदल गया। पर मान लो ए और बी बच जाए, थोड़ा बहुत बच जाए और बाकी कुछ बने, तो उस केस में क्या करेंगे? तो इसको एक स्पेशल केस में हम नोट कर लेते हैं। इन केस द रिएक्ट, अगर मान लो reactive material are not completely consumed, तो उस केस में क्या करेंगे हम? अगर मान लो पूरा खत्म नहीं होता है, तो उस केस में क्या होगा? तो यहाँ पे होगा जो टोटल मास होगा वो किसके बराबर होगा? मास ऑफ रिएक्टेंट। अब ये मास ऑफ रिएक्टेंट, ये कौन सा मास है? ये बचा हुआ मास है, रिमेनिंग। अभी बताता हूँ एग्जांपल देके। रिमेनिंग प्लस मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ए है प्लस बी है और ये गया सी और डी में बना। इसको मैंने 40 ग्राम लिया था, ये 10 ग्राम लिया था, तो ये 30 ग्राम बना और ये 5 ग्राम बना। ठीक है, तो ध्यान से आप देखोगे तो ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बचा होगा। तो जो टोटल मास है, टोटल मास हमने कितना लिया था? टोटल मास हमने कितना लिया है? 40 प्लस 10 कितना लिया है? 50 ग्राम। टोटल मास हमारा ये है। ये इक्वल होगा कितने के? जितना ये बना है 30 प्लस 5, और आपको पता है कितना बच गया? ये यहाँ पे बचा हुआ कितना होगा? टोटल 50 है, 50 में 35 गया 15, तो ये बचा हुआ 15, फिर ये बराबर होगा। तो वहाँ पे इस तरीके का रिलेशन बना के आपको एक्स वाई निकालना होगा। ठीक है, अब एक बात इसमें और याद रख लेनी है कि ये जो मेथड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है। और ऐसा क्यों होता है उसका भी रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये लिख लें आप लिमिटेशन में इसके। तो इसकी लिमिटेशन क्या है? ठीक है, तो आप ये नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, लिखते चलो। इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नॉट वैलिड ऑन न्यूक्लियर रिएक्शन। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसका कन्वर्जन जो एनर्जी में होता है वो E बराबर mc स्क्वायर, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन सुनी होगी। ये होता है मास और ये होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये इसको फॉलो करता है। जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और मास और एनर्जी में जो रिलेशन होता है वो इस फार्मूले के थ्रू ही होता है। जैसे मान लो अगर मैं 1 ग्राम लेता हूँ, हालांकि केजी में होना चाहिए मास। अगर मैं 1 ग्राम कोई भी चीज़ न्यूक्लियर रिएक्शन कराता हूँ या फिर न्यूक्लियर एलिमेंट को एनर्जी में कन्वर्ट करता हूँ, तो कितनी एनर्जी मिलेगी? 1/1000 किलोग्राम में बदल देते हैं, इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 9 और 8 8 16, तो यहाँ पे 9 इंटू 10⁻13 कुछ इतनी एनर्जी मिलेगी आपको, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है 1 ग्राम में, बहुत ज़्यादा एनर्जी है ये। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन ये है। तो इसमें जब भी सवाल आएगा बहुत ही सिंपल प्लस माइनस का सवाल आएगा, रिएक्टेंट का देगा, प्रोडक्ट का देगा, और इसमें आपको अगर कुछ नहीं दिया है तो बाई डिफ़ॉल्ट आप क्या मानोगे कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट जो है वो खर्च हो रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके दूसरे लॉस पे। अब जो है दूसरा लॉ है, उसका नाम लिख देते हैं लॉ ऑफ
कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर कंपोजिशन। इस रूल को किसने दिया था? इसको दिया था प्रोस्ट ने। कब दिया था? 1799 में। ठीक है, अब ये इसकी डेफिनेशन लिखो। जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड है, अभी मैं समझा देता हूँ, डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर इसको समझा देता हूँ। केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन the same element combined together in fixed proportion of mass, in fixed proportion by mass। अब यहाँ पे irrespective of sample taken। आप यहीं पे एंड कर सकते हो, ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, वो अभी समझाऊंगा क्या होता है। इसने कहा कि अगर दुनिया में कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, कोई भी कंपाउंड, वाटर हो गया, एनी कंपाउंड, तो उसमें जो भी एलिमेंट लगे हुए हैं उसका कंपोजिशन हर कंपाउंड में फिक्स होगा। मतलब कि अगर मान लो मैं वाटर लेता हूँ और ये वाटर मैंने इंडिया से ले लिया, और एक और वाटर लेता हूँ, एक और सैंपल मैंने वाटर का लिया और इसको मैंने यूएसए से ले लिया। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाई मास रेशियो निकालूंगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आएगा? एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का 2, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पे 16। जब मैं इसका सिंपल रेशियो लूँगा तो क्या आएगा? 1/8। सेम रेशियो यहाँ पे भी आएगा। मतलब मैं वाटर का सैंपल कहीं से लूँ, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो कंपोजिशन है वो 1:8 के रेशियो में रहेगा बाई मास। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल है, ये कोई बहुत अनोखी बात नहीं कही गई है। कोई भी कंपाउंड ले लो, उसका कंपोजिशन फिक्स रहता है, उसका कंपोजिशन फिक्स रहता है। तो ये वो कहा गया कि अगर वाटर है, इंडिया में है या कहीं भी वाटर है, कहीं का भी सैंपल ले लिया दो अलग अलग रिसोर्स से, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इतने रेशियो होने चाहिए अगर वो वाटर है तो। मतलब कंपाउंड जो होता है वो हमेशा फिक्स रेशियो से बनता है। जैसे वाटर बनाना है तो वाटर बनाने के लिए हमें ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे ऑक्सीजन को डबल कर दें और हाइड्रोजन को भी डबल कर दें, रेशियो बदल दें। बस सिंपल सी बात है, H2O2 ये भी एक हाइड्रोजन कंपाउंड है पेरोक्साइड, पर ये वाटर नहीं होता है, ये बहुत ही पॉइजनस होता है। तो हम किसी भी रेशियो में नहीं मिला सकते, हमें एक फिक्स रेशियो में कंपाउंड बनाते वक्त मिलाना पड़ता है। तो कंपाउंड की डेफिनेशन यही है कि जब दो एलिमेंट किसी फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। तो पूरा का पूरा ये वही कह रहा है। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं क्या है। तो लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए लिमिटेशंस। तो इसमें लिख लेते हैं, इन केस ऑफ आइसोटोप्स रेशियो इज नॉट फिक्स। अब क्यों नहीं होता है? सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा एक कार्बन 12 होता है और एक कार्बन 14 होता है। ठीक है, मान लिया 14, दो आइसोटोप्स पाए गए कार्बन के, और इनके एक ही कंपाउंड लिया गया, इसका CO2 लिया गया और इसका CO2 लिया गया। तो इन दोनों में रेशियो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कितना है? 12, तो ये क्या आएगा? 12:2, और ये कितना आएगा? 32। एक ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन का 32। इसमें कितना आएगा? 14:32। तो देखिए रेशियो सेम नहीं आ रहा दोनों का। तो आइसोटोप के केस में ये रूल फेल हो जाता है। आइसोटोप्स के केस में ये रूल जो होता है वो पूरा का पूरा फेल हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जैसे एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, हालांकि एग्जांपल करते चलेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो चलिए उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो ताकि आपको। अब देखो यहाँ पे मैं सवाल तो नहीं लिख रहा, पर मैं आपको लिए पढ़ दे रहा हूँ। मतलब एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे।
हमें कॉपर ऑक्साइड बनाना है, मतलब हम क्या बनाना चाहते हैं, कॉपर ऑक्साइड। तो आपको पता है कॉपर दो फॉर्म में पाया जाता है, रेड कॉपर और कॉपर दो फॉर्म में पाया जाता है, रेड कॉपर और एक और कॉपर होता है। तो इसमें देखते हैं किस तरीके से ये बनता है। तो हमने क्या किया, दो अलग अलग जगह से सैंपल लिया, फर्स्ट सैंपल सेकेंड सैंपल। पहली जगह क्या था कि कॉपर ऑक्साइड को दो अलग अलग मेथड से बनाया गया। पहले मेथड में कॉपर जो है वो 1.75 ग्राम लिया गया और इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएगी, तो यहाँ पे हमें कॉपर ऑक्साइड बना। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 2Cu कर देता हूँ। ठीक है, दूसरे में रिएक्शन बनाई गई तो उसमें कॉपर कितना लिया गया, 1.14 ग्राम। ठीक है, और जब इसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया गया तो ये कितना दिया, 1.43 ग्राम। और ये कितना दिया, 2.19 ग्राम। ये ऐसा कुछ दे रखा है। तो अब आपको कहेगा कि अगर इस तरीके की रिएक्शन हैपन हो रही है तो आप मुझे इसमें प्रूव करो या फिर मुझे बताओ कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। ये सवाल कुछ इस तरीके से लिखा मिल जाएगा आपको। तो सवाल मैं पढ़ देता हूँ। कॉपर ऑक्साइड वॉज प्रिपेयर्ड बाई टू डिफरेंट मेथड्स। इन वन केस 1.7 ग्राम ऑफ मेटल गेव 2.19 ग्राम of oxide. In second case 1.4 gram of metal gave 1.43 gram of oxide. So that this data illustrate the law of constant proportion. तो लॉ ऑफ constant proportion का डेफिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे बाई मास दिया हुआ है, बाई मास। तो या तो आप मास परसेंटेज यूज़ कर लो या फिर डायरेक्टली मास यूज़ कर लो। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, अगर ये 2.19 ग्राम है तो ये कितना हो जाएगा, 2.19 ग्राम को माइनस कर लो आप 1.7 ग्राम से, मतलब टोटल इतना बन रहा है तो इसका एक्स ले लिया तो इसको घटाना पड़ेगा इसमें, तो ये आएगा 4 और यहाँ पे आ गया 1 तो 11 4 0.44। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया चेक करते हैं, तो 1.43 1.14 2 सॉरी 1 नहीं 4 हो गया ना, 4 13 में से 4 गया 9 और यहाँ पे 3 में से 1 गया 2.29। ठीक है, 0.29 ग्राम। अब चलो हमें रेशियो निकालते हैं। हमें क्या रेशियो निकालना है, बना क्या है CuO। तो हमें क्या चाहिए, कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो, दोनों में देखते हैं कि क्या सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर कितना है 1.75 रेशियो 0.44। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है 1.75 डिवाइडेड 0.44। ये क्या लिखा हुआ है 1.43 डिवाइडेड 0.29। तो दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 175 और 44 और ये 143 और 29। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जब जो है इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों ही लगभग 4 के आसपास आएंगे। दोनों ही जो है लगभग 4 के आसपास आएंगे। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, 4 4 या 16 मतलब 160 के आसपास आ रहा है। और यहाँ पे 3 है तो 3 4 या 12। ठीक है, तो उसके आसपास आ रहा है 4 पॉइंट समथिंग और ये भी 4 पॉइंट समथिंग। तो राउंड ऑफ करने पे आपको 4 के आसपास बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो थोड़ी बहुत इधर उधर की वैल्यू होती है नेगलेजेंस की, जैसे जो भी पॉइंट आएगा, तो चलिए डिवाइड ही कर लेते हैं 175। तो 4 बार में देखते हैं 176 आ रहा है, थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, और ये 4 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा 29। तो 36। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बनेगा 13 और ये 3 में से गया 2, तो डेसिमल 0 कितनी बार में जाएगा सही, 9 बार में जाएगा, 9 नहीं जाएगा। चलो देखते हैं कितनी बार में जाता है, 4 5
9 बार में जाएगा, 9 9 जाए 81, 9 2 जाए 18, तो 4.9 के आसपास आएगा। और ये देखते हैं कितनी बार में जाता है 1, तो यहाँ पे लगाया डेसिमल 0। तो देखिए दोनों लगभग लगभग, ये 4.9 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो इन दोनों का जो रेशियो है लगभग क्लोज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4.9 आ रहा है, तो यहाँ पे 1.14 और 1.43 ग्राम। तो अगर यहाँ पे आपको डेसिमल की प्रॉब्लम आती है तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना है, लगभग लगभग सेम आ जाए तो भी आएगा, क्योंकि जी आपने पढ़ा होगा एरर कंट्रोल में, एरर हैंडलिंग में, कि जो हम मेथड यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट के उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी वैल्यू क्या आती है। तो जब आप इसको करोगे और जो वैल्यू आपको दी रहेगी तो आपको एग्जैक्टली वो आंसर मिलने लगेगा। या फिर एक और तरीका होता है परसेंटेज मास, इसको भी कई जगह सवालों में यूज़ किया गया होता है। तो ये क्या होता है, परसेंटेज मास क्या होता है? परसेंटेज मास का मतलब ये होता है कि मास ऑफ एलिमेंट जिसका आप ढूंढ रहे हो अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब जो है इंटू 100, यही होता है परसेंटेज मास। तो कई बार इसको परसेंटेज मास से लगाया होता है। तो यहाँ पे परसेंटेज मास ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा? परसेंटेज मास ऑफ कॉपर, कॉपर का वेट, टोटल वेट कंपाउंड का इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तकरीबन आएगा 79.9%, यानी लगभग लगभग 80%। अगर ये कॉपर 80% है तो ऑक्सीजन अपने आप कितना हो जाएगा? 20% इस वाले केस में। और यहाँ पे परसेंटेज मास ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा? कॉपर का वेट 1.14 और इसका 1.143 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 79.7। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा? लगभग 80%। अगर कॉपर 80% है तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 20%। तो यहाँ पे जब आप थोड़ा सा हल्का फुल्का जो एरर आता है उसको निगलेक्ट करेंगे तो आपको दोनों का रेशियो सेम आएगा। तो कई बार इस तरीके से लगाते हैं, कई बार इस तरीके से लगाते हैं, पर मैक्सिमम जगह आपको ये परसेंटेज मास वाला केस मिलेगा। ठीक है, तो परसेंटेज मास में कोई बहुत बड़ा तीर नहीं हो जाता है, इसमें सिंपल सी बात है, टोटल मास से डिवाइड करते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता, यहाँ पे देखिए, अगर हम परसेंटेज मास करते तो ये क्या आता? 1.75 अपॉन 2.19, ये क्या हो जाता? इंटू 100। ऑक्सीजन का रेशियो मतलब डिवाइड हो रहा है, ये कितना से होता? 0.44। ठीक है, अपॉन टोटल मास 2.9 इंटू 100। तो ध्यान से देखिए दोनों डिवाइड में है। ठीक है, तो दोनों डिवाइड में, तो देखिए क्या होगा, डिवाइड में क्या होता है? 1.75 अपॉन 2.19 इंटू 100। अब ये डिवाइड किस में बदल जाएगा? मल्टीप्लाई में, ये और ये उल्टा हो जाएगा, 2.19 अपॉन 0.44 इंटू 100। देखिए ये 100 से 100 कट गया, इससे ये कट गया, आया तो वही, तो मैंने वही किया था यहाँ पे। तो इसलिए आप परसेंटेज लो या फिर कुछ भी लो, दोनों को सेम ही वैल्यू आएगी। तो कई जगह आपको परसेंटेज मास दिया होगा, तो ये फार्मूला भी आप याद रख सकते हो परसेंटेज मास का। तो कई जिस तरीके से सवाल दे आपको, आप इस पर लगा सकते हो। आपको करना क्या होगा, जब भी कोई सवाल देगा उसके सभी मास निकालो, डिवाइड करो, और अपने आप ही आपको रेशियो मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मास भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि बाई मास ही होता है बाई डेफिनीसन। परसेंटेज मास तो हम अपनी सहूलियत के लिए लगाते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी भी रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से रेशियो में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये मैथ का पार्ट था। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ केमिकल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, अगला रूल है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो अगला है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, और इसमें किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया वो कर लेते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को आपने देखा था, डाल्टन ने अपने पोस्टुलेट में दिया था, और इसने कब दिया था? 1806 में। ठीक है, इसने क्या कहा था, ध्यान से डेफिनेशन देखना, डेफिनेशन में ही सारा राज छुपा होता है। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में डेफिनेशन में ही सारा राज छुपा है। डेफिनेशन अगर आप अच्छे समझ गए तो आप इसके सवालों को अच्छे से लगा ले जाओगे। ध्यान से देखना इसको।
when two element combine to form two or more compound, याद रखना यहाँ पे when two एलिमेंट बोला है, दो एलिमेंट, ऐसा नहीं कि तीन हो गए आपके कंपाउंड में। when compound the different mass of one element which combine with fixed mass of other element bear a simple ratio to one another। ठीक है, मतलब कि सिंपल रेशियो में होते हैं। तो चलिए इसको एक सिंपल से एक एग्जांपल से समझेंगे। इसमें क्या क्या रहा है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म, जैसे मान लो दो एलिमेंट ले लिया ए एंड बी, टू एलिमेंट फॉर्म टू और मोर कंपाउंड। अगर ये ए और बी अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ऐसे कंपाउंड, तो इसमें जो क्या कह रहा है, द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, द डिफरेंस masses of one element which combine with fixed mass of other element, which combine with fixed mass of one element। मतलब मान लिया कि अभी एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, जैसे H2O और H2O2। इसमें देखिए हाइड्रोजन का दो पार्ट, एक पार्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन का दो पार्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल देता हूँ, CO2 और CO। एक कार्बन दो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और एक कार्बन एक ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। यानी इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, फिक्स्ड, और ऑक्सीजन क्या हो गया, वेरिएबल। तो ये इसका मास निकालेंगे आप और इसका मास निकालेंगे और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको एक सिंपल रेशियो मिलेगा। सिंपल रेशियो का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके का नंबर मिलेगा, सिंपल रेशियो टाइप का। तो अभी एक सवाल लेते हैं और उसको करते हैं, तो अभी हमको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस को लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं इस पर एक क्वेश्चन। Hydrogen and oxygen are known to form two compound. The hydrogen content in one of these is, मतलब हाइड्रोजन ने जो है दो कंपाउंड बनाया हुआ है, इसने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि क्या बनाया हुआ है, पर अभी देखते हैं। हाइड्रोजन कंटेंट इन वन ऑफ दीज इज, इसमें हाइड्रोजन कंटेंट कितना है, 5.93%। परसेंटेज में देने का सबसे सिंपल सा फ़ायदा ये होता है कि हम दूसरे वाले का डायरेक्टली परसेंटेज लिख सकते हैं। अगर ये ग्राम में दिया होता, अगर ये मास ग्राम में दिया होता तो हमें उसको परसेंटेज में निकालना पड़ता, क्योंकि परसेंटेज में यहाँ पे आसानी हो जाती है क्योंकि 100 लेते हैं। ठीक है, अभी मैं ग्राम का भी वो क्वेश्चन करके आपको दिखा दूंगा। और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, इसमें हाइड्रोजन जो है वो कितना है, 11.2%। ठीक है, अगर हाइड्रोजन 11.2% है तो टोटल तो 100% होता है, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा 88.8%।
और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 94.07% ऑक्सीजन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है वो फिक्स क्वांटिटी में है, ये हाइड्रोजन जो है वो क्या है, फिक्स क्वांटिटी में है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनीशन, द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट ले लो आप, द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ। तो हम किसी एक को फिक्स मान लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को फिक्स मान लेता हूँ, हाइड्रोजन को फिक्स करना है मुझे, आप ऑक्सीजन को भी कर सकते हो, यानी इसके इतना परसेंट इतने से रिएक्शन करता है, तो मैं इसका फिक्स कर लूँ, इसका 1% कितने से रिएक्शन करेगा, तो मुझे यहाँ पे 1% लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हालांकि रेशियो है दोनों का, तो मुझे दोनों में 5.93 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि यूनिटरी मेथड लगा सकते हो कि 5.93% रिएक्ट विद 94.0% ऑफ ऑक्सीजन, सो 1 पार्ट ऑफ, यानी 1% कितने से रिएक्शन करेगा, 1 पार्ट कितने से रिएक्शन करेगा, तो 1 पार्ट कितने से करेगा 94.07 डिवाइडेड 5.93। तो उसको आसानी से करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अगर आपको जिसको भी फिक्स मानना है, मतलब जिसको भी फिक्स मानना है उसको 1 करना है, तो ट्रिक क्या है, 5.93 लगाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे 5.93 से, रेशियो 94.07 डिवाइडेड 5.93। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, जैसे मान लो एक रेशियो है मेरे पास 1/2, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक रेशियो है 1/2, ठीक है, मान लो 3/2 है, इसको मैंने क्या लिखा हुआ है 3:2। मैं चाहता हूँ कि ये 1 हो जाए, ये कांस्टेंट हो जाए, ये 1 पार्ट हो जाए, तो इसको के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने इधर भी 3 से डिवाइड किया, इधर भी 3 से डिवाइड किया, बेसिकली हुआ क्या, मैंने ऊपर भी 3 से डिवाइड किया और नीचे भी 3 से डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया 1/2/3, वही चीज़ यहाँ पे की गई है। तो ध्यान से देखेंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे क्या आएगा, ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पे एक रेशियो आएगा, तो इसको मैं डिवाइड अगर आप करोगे तो ये कितना आएगा 15.86, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे मुझे इसको 1 करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को फिक्स किया था, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन को फिक्स करना होगा। तो यहाँ पे चलिए फिक्स करके देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर कितना हो जाएगा 11.2 डिवाइडेड 11.2, ठीक है, रेशियो 88.8 अपॉन 11.2। जब इसको करेंगे तो 1 रेशियो कितना आएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 11 8 जा 88, तो ये 7.9 के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया था, यहाँ पे मैंने क्या किया था, हाइड्रोजन को फिक्स किया था, तो ये जो वेरिएबल मास है उसका रेशियो सिंपल आना चाहिए, तो 15.86 डिवाइडेड 7.9, ध्यान से देखोगे आप तो ये राउंड ऑफ करोगे तो ये 8 आ जाएगा और ये 16, तो ये 2:1 का रेशियो आ रहा है, तो ये सिंपल रेशियो मिलेगा उस वेरिएबल का। अगर मान लो अगर आप क्या करते, यहाँ पे ऑक्सीजन को कांस्टेंट मान लेते, यहाँ पे आप क्या करते, ऑक्सीजन को कांस्टेंट मान लेते, तो जब ऑक्सीजन कांस्टेंट मानते तो क्या होता है 94.07 और 5.93, ये सारा परसेंटेज में है रेशियो, तो यहाँ पे इसको 1 करना है तो क्या करेंगे 94.07 डिवाइडेड 94.07, दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, पर उस नंबर से करेंगे जिससे हमें क्या बनाना है 1 बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा 5.93 अपॉन 94.07 रेशियो 1 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे आप 11.2 रेशियो 88.8, और यहाँ पे क्या करेंगे 88.8 डिवाइडेड 88.8 रेशियो 11.2 डिवाइडेड 88.8, तो देखिए ये क्या हो गया 1 हो गया, और ये क्या हो गया 11.2 डिवाइडेड 88.8 हो गया, ठीक है। और हमें ये फिक्स हो गया और हमें इसका रेशियो निकालना है, तो जब आप इसका रेशियो निकालोगे, चलिए मैं इसको पहले लिख देता हूँ, तो 5.93 डिवाइडेड 94.07, और जब इसका रेशियो निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा उल्टा होके 88.8 अपॉन 11.2, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ये आपका यहाँ पे क्या आ रहा था 2/1 ना, तो अब ये क्या आने लगेगा, मतलब ये क्या रेशियो था, ये था ऑक्सीजन का रेशियो, अब यहाँ पे क्या है ये हाइड्रोजन का रेशियो, तो ये क्या आने लगेगा 1:2 आने लगेगा। अब करके देखना, इसका में क्या करना है, रेशियो लेना है ना, ये फर्स्ट वाले का रेशियो, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो एक मिनट यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है लग रहा है, 5.93 डिवाइडेड 94.07 रेशियो 88.8 डिवाइड 11.2, ठीक है। तो जब इसको हम करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे, मैं आपको आसान कर देता हूँ इसको, कहाँ गया ये, जब ये ऐसा आ रहा था तो ये 15.86 आ रहा था,
तो यानी अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, मतलब इसको ऊपर इसको नीचे कर दूं, तो ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी ये ऐसा है। दरअसल आप ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैं लिखूं 4/6 और ये सॉल्व करने पे क्या आएगा 2/3। अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ 6/4 करता हूँ तो ये भी क्या आ जाएगा 3/2, ये भी रिवर्स हो जाएगा, ये भी क्या होगा रिवर्स हो जाएगा। तो अगर 94 पॉइंट मतलब 94.07 डिवाइडेड 5.93 है, अगर ये आता है 15.8/1, तो अगर मैं इसको उल्टा करूँ तो ये भी क्या हो जाएगा उल्टा, यानी कि 5.93 डिवाइडेड 94.07 रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, ये भी रिवर्स हो जाएगा। तो वही खेल मैं यहाँ पे करूँगा, ये मेरा यही लिखा हुआ है तो मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/15.8 रेशियो, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/7.9। ठीक है, अब इस रेशियो को निकालेंगे तो अब देखिए यहाँ पे 1/15.8 और ये इंटू 7.9/1, तो ध्यान से देखेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। देखिए ऊपर 8 और नीचे 16, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो जो रेशियो इसका आ रहा था वही रेशियो इसका बस उल्टे के टर्म में आ रहा है। तो आप किसी एक को भी फिक्स कर सकते हो, किसी एक को भी फिक्स कर सकते हो, और वहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको परसेंटेज दिया हो, मार्क्स भी दे सकता है। तो मैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पे एक अलग क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा, उसको भी आप देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि टाइम कम होता है इसमें समझाने के लिए। तो यहाँ पे 3 रूल्स हो गए आपके, ठीक है। और अब मैं 4th रूल पे जाता हूँ। 4th और 5th में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, थियरी है बस, तो उसको एक बार देख लो आप। 4th रूल क्या है, ये 4th रूल है आपका गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैसियस वॉल्यूम सिंपली डेफिनेशन भरा है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे आपको पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। व्हेन gases combine or produced in chemical reaction, ये गैसेस के लिए हमेशा याद रखना, सॉलिड के लिए नहीं है, गैसेस के लिए है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गैलुसैक के वॉल्यूम गैसेस वॉल्यूम जो है ये सॉलिड पे अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना गैसेस के लिए। केमिकल रिएक्शन they do so in simple ratio by volume provided all the gases at same temperature and pressure। तो आपको यहाँ पे कई बार कई सारे वर्ड मिलेंगे, एक एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और एक एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये क्या कह रहा है, गैलुसैक लॉ कहता है क्या है कि जब भी किसी गैस को कंबाइन किया जाता है या फिर प्रोड्यूस किया जाता है बाई केमिकल रिएक्शंस, तो उनके जो वॉल्यूम्स होते हैं वो एक सिंपल रेशियो में होते हैं। और जब कब होते हैं सिंपल रेशियो में, जब सभी गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रखा जाता है। तो आपको पता है एक बात मोल कॉन्सेप्ट में कि एट एसटीपी या फिर एनटीपी 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर।
ये आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए मुझे कोई गैस बनानी है, अमोनिया बनानी है, N2 प्लस H2 गोज ऑन NH3। मैंने इसको बैलेंस किया तो ये 2 और ये 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 वॉल्यूम इसका प्लस 3 वॉल्यूम इसका वो बराबर होगा 2 वॉल्यूम ऑफ NH3 के। यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे 4 नहीं होगा, क्योंकि स्टोइकोमेट्री में जब अभी आप आगे पढ़ोगे तो देखोगे क्यों 2 होगा। तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी गैस प्रोड्यूस होती है तो उनके बीच का जो वॉल्यूम का रेशियो है वो सिंपल होता है। तो चलिए रेशियो देखते हैं, इसका क्या है 1, ये 3:2, तो इस रेशियो क्या है, सिंपल है। तो बस इसका यही कहना है और कुछ नहीं कहना है, इसका बस यही कहना है और कुछ नहीं कहना है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि किस तरीके से ये लॉज जो है सिंपल सा, इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत कम देखे मैंने, पर आएगा तो आप सिंपली कर लोगे। ये वॉल्यूम के बेस पे वो है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस होती हैं और मिला के यहाँ पे वाटर बनता है, ठीक है। और वाटर का वेपर बनता है तो गैसेस फॉर्म में लेंगे, उसको ठंडा करने पे वाटर बनेगा। तो यहाँ पे अगर मान लिया मैंने हाइड्रोजन को क्या ले लिया 100 ml, इसको पहले बैलेंस करेंगे तो ये इतना ही बनेगा, और इसको ले लिया 50 ml, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, अगर ये 100 ml है, यहाँ पे बैलेंस करो इसको। यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन ले लिया हाइड्रोजन की 2H2O, 2H2 + O2 और ये 2H2O, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया 100 ml ले लिया और ये 50 ml ले लिया। देखो यहाँ पे 2 है तो इसको डबल किया और यहाँ पे हाफ है, ये तो ये कितना बनेगा, ये भी कितना बनेगा 100 ml। ध्यान से देखो, अगर 2 पार्ट इसका 100 ml है, 1 पार्ट 50 ml है, तो यहाँ भी 2 पार्ट बन रहा है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा स्टोइकोमेट्री आ रहा है, पूरी की पूरी स्टोइकोमेट्री है जो आपको आगे भी देखने को मिलेगी। तो गैल्यूसैक में बस इतना सा याद रखना कि जो कभी भी गैस को बनाया प्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें जो है जो ये रिएक्शन होती है उसमें जो ये गैसेस होते हैं इनका रेशियो सिंपल होता है, बस और कुछ नहीं। 5वां रूल सिंपल सा है जो आपको आता है, एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। 5वां बहुत ही सिंपल है, एवोगाड्रो लॉ। तो एवोगाड्रो लॉ में क्या है, कुछ नहीं है, आपको पता ही होता है कि एवोगाड्रो लॉ में क्या था कि 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6 × 0 2 2 × 10⁻23 एटम, मॉलिक्यूल या पार्टिकल। और इसको इन्होंने काउंट किया था किसमें, 12 ग्राम ऑफ, इसको इन्होंने कहाँ से काउंट करके दिया था, इन्होंने कार्बन 12 लिया था और उसका जो है 1 मोल लिया था। 1 मोल का मतलब हो गया 12 ग्राम, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ढूंढे थे तो उनको इतना पार्टिकल मिला था, तो ये उन्होंने दिया था उन्हें, उसी एक्सपेरिमेंट से ये आपको नंबर निकल के आया हुआ है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है।